हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10th एसएसटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2022 पर चर्चा करने वाले हैं। आज अपन खंड ए में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अपने खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, चाहे वो भूगोल से हो, इतिहास से हो, राजनीति से हो या अर्थशास्त्र से हो। पूरी बुक में जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, भूगोल में 3 चैप्टर हैं, संसाधन एवं विकास, वन्य एवं जीव कृषि। इतिहास में भी 3 चैप्टर, राजनीति में 2 और अर्थशास्त्र में 3। इन चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में अपन इन सबके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक एक सेक्शन को उठाएंगे। पहले भूगोल उठाएंगे, उसमें ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इतिहास उठाएंगे, फिर तीनों। राजनीति उठाएंगे, फिर दोनों। फिर अर्थशास्त्र में ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे बाहर इस वीडियो के में जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। शुरुआत करते हैं भूगोल से। भूगोल, संसाधन एवं विकास। मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है तो खनन। नवीकरणीय संसाधन नहीं है लौह धातु। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है उपयुक्त सभी से। कपास मृदा रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। बी काली मृदा से। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है उपयुक्त सभी से। वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया गया हो कहलाते हैं क्या? संभावी संसाधन। क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं खादर। क्या कहलाते हैं? खादर। सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया कब? रियो डी जेनेरिया में। ठीक है, रियो डी जेनेरिया में। बातें क्लियर हुई। अब अपन भूगोल के दूसरे चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? कितना प्रतिशत? 24.56%। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। इसका बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई? तो ये हुई थी उत्तराखंड में। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1988। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? तो यह है मध्य प्रदेश का। वह जातियों जो लुप्त होने के कगार पर हो कहलाती हैं संकटग्रस्त जातियां। बातें क्लियर हो रही है। अब बढ़ लेते हैं अपन चौथा पार्ट, कृषि। झूम कृषि या जिसे अपन स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, भारत के किन राज्यों में की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पूर्व राज्यों में। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है तो चना नहीं है। बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में बाजरा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। रेशेदार फसल नहीं है तो वो नहीं है चाय। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दहन कर्तन प्रणाली को कहते हैं क्या? वालरा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है तो वो नहीं है गेहूं। भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है चावल। बातें क्लियर। ये हो गया अपना भूगोल सेक्शन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अपन इतिहास सेक्शन की। तो इतिहास में पार्ट नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति किस क्रांति के तहत हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस की क्रांति। वियना शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो वियना शांति सम्मेलन लागू किया था 1815 में। 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था नेपोलियन द्वारा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो बुर्बो का। कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य इनमें से कौन था? तो वो था ज्यूसेppe मैस्सिनी। फिर आगे नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो CR रास व मोतीलाल के द्वारा किया गया था। 2 मिनट। हाँ, अब देखिए, अब अपना दूसरा जो चैप्टर है इतिहास का, पार्ट नंबर 2,
भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद का देख लीजिए आप। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये लौटे थे 1915। महात्मा गांधी ने चंपारण में खेड़ा सत्याग्रह कब किए, तो ये किए थे 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। खिलाफत समिति का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था मोहम्मद अली व शौकत अली द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो वो नागपुर अधिवेशन में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई, तो वो की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया, तो CR रास व मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो की गई थी लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी ने किस स्थान से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो वो था दांडी। महात्मा गांधी व अंबेडकर के मध्य संपन्न वह कौन सा समझौता था जिसके तहत दलित वर्ग को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी, तो वो था पूना पैक्ट। ठीक है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इतिहास की जो पूरी बुक है, इतिहास में 3 चैप्टर आ रहे हैं और इसके हमने वस्तुनिष्ठ, अति लघुतात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान, निबंधात्मक, लघुतात्मक सभी प्रकार के प्रश्नों को एक ही वीडियो में, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं आपके, उसको उन सभी को एक ही वीडियो में हमने डालकर पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के एंड में जाकर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट है इतिहास का ही पार्ट 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। किस महाद्वीप में पशुओं में रेडर पेस्ट नामक बीमारी व्यापक रूप से फैली थी, तो वो थी अफ्रीका। 1885 में यूरोपीय देशों ने किस महाद्वीप को लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया था, तो वो था अफ्रीका। वह कौन सा मार्ग था जो एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने का कार्य करता था, तो वो था रेशम मार्ग। विश्व पटल पर महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो वो होता 1929। गेहूं और कपास की खेती हेतु भारत में किस राज्य में कैनाल कॉलोनी, जिसे अपन नहर बस्ती के नाम से भी जानते हैं, बसाई गई, तो वो थी पंजाब में। हैरी स्टैनली को किस महाद्वीप में खोज हेतु भेजा गया था, वो भेजा गया था अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृहद उत्पादन प्रणाली के विख्यात प्रणेता कौन थे, तो वो थे हेनरी फोर्ड। कौन सा महाद्वीप 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो था यूरोप। अमेरिका में स्पेनिश मैनिको द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई थी, तो वो चेचक की। 1840 के दशक में आयरलैंड में कौन सी फसल खराब हो जाने के कारण लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत का शिकार हो गए थे, तो वो थे आलू। अब आता है राजनीति भाग का। तो राजनीति में पाठ नंबर 1, सत्ता की साझेदारी से प्रश्न आ रहे हैं। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कब, 1948 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह है ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र है फ्लेमिश। श्रीलंका के आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है, तो वह सिंहली का। बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है सामुदायिक सरकार। ठीक है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया कब, 1956 में। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस देश ने 1970 से 1993 के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए, तो वो किए थे बेल्जियम में। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा कहलाता है क्या, सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2, संघवाद की। जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते हैं वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो संघ सूची में चले जाते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, तो वो 1 नवंबर 1956। 7 आकर संघ बनाने वाला देश है कौन सा, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित, तो 22। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाने वाला राज्य नहीं है उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा विषय संवर्धित सूची का नहीं है, तो डी, प्रतिरक्षा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवादों का निपटारा कौन करता है, तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पंचायती राज। अब बात कर लेते हैं अपन अपना अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में पार्ट 1 विकास जो है
उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं। वर्ष 2018 के लिए भारत का विश्व में मानव विकास सूचकांक व क्रमांक कितना है? तो वो है भैया 130। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। भारत किस आय वर्ग के देशों में आता है? तो वो आता है मध्य आय वर्ग। निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो वो है यूएनडीपी। निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है केरल। मानव विकास की दृष्टि से किस राष्ट्र की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो है श्रीलंका। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न नहीं आते हैं तो जरूर याद कर लें उन सभी प्रश्नों को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं से आसमान से कहीं से नहीं आएंगे। यही प्रश्न है जो आपको अपनी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको लर्न कर लीजिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। उच्च आय वर्ग वाला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात कर लेते हैं अपन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पार्ट 2 की। तो उद्योगों को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो वह है द्वितीयक क्षेत्र। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 2005। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, तो वह है संचार। तृतीय क्षेत्र की क्रिया नहीं है, तो वो है संचार। कपास से कपड़ा बनाना कौन से क्षेत्र की क्रियाविधि या गतिविधि है? तो वो है द्वितीय। अब बात कर लेते हैं आगे। भारत में सबसे अधिक संख्या में लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, तो वह है डाकघर। अल्प बेरोजगारी अधिकांश पाई जाती है कहाँ पर? कृषि में। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन चौथा पार्ट, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो वो है वैश्वीकरण। फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो वह है अमेरिका की। एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, वो है विश्व व्यापार संगठन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं विदेशी निवेश। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य वर्ग है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ठीक है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सर्वाधिक प्रभावित हुए कौन से? श्रमिक। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई विकसित देशों के लोगों को। ठीक है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो वह है अमेरिका की। सरकार द्वारा अवरोधों यानी प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे अपन ईमेल के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा भेजी जा सकती है? तो वो भेजी जा सकती है इंटरनेट द्वारा। यहाँ अपन ने पूरी बुक में से जिन जिन चैप्टरों में से बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं ब्लूप्रिंट 2022 के अनुसार, उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए। उन सभी पार्टों का एक बार रिवीजन भी कर लिया हमने, और हमने एक बार क्या कर लिया, उन सभी पार्टों का अपन ने क्या कर लिया, अवलोकन भी कर लिया। यहां से शुरू हुई थी अपनी, यहाँ पर अपन ने शुरुआत करी थी भूगोल के, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हुए, इतिहास के सारे कंप्लीट, राजनीति में और अर्थशास्त्र में भी कंप्लीट हुए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिए। इतिहास के हमने ध्यान देने योग्य बात है कि इतिहास जो है, इतिहास की जो तीनों चैप्टर हैं, इसमें हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कंप्लीट करे हैं। इसके लघुतात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इन तीनों चैप्टरों में से, इनके आईएमपी क्वेश्चन यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने पर चर्चा कर रखी है। वीडियो आपको अभी लास्ट में मिल ही जाएगा, उसको आप जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, यानी सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से आगे बढ़ सकें। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज की वीडियो को समाप्त यहीं करते हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।